स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों, आज हम एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। इतिहास के एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। सामान्य तौर पर एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा कि इतिहास तिथियों, घटनाओं और व्यक्तियों का संग्रह नहीं होता। इतिहास की अपनी एक सामूहिक स्मृति होती है, किसी राष्ट्र की, किसी देश की, किसी समाज की। और जब किसी स्मृति से जुड़े हुए किसी व्यक्ति की चर्चा होती है तो वो चर्चा केवल और केवल एक व्यक्ति की नहीं होती है, बल्कि पूरे इतिहास की होती है, जो उस समय पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में व्याप्त थी। यस, यानी कि आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसे क्रांतिकारी, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा करने जा रहे हैं जिसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई को केवल अपने भारत की सीमा तक ही नहीं रहने दिया, बल्कि उसे भारत की सीमा से परे, यानी कि दुनिया भर में जिसने पहुंचाया। जापान में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, तुर्की में, अफगानिस्तान में, अमेरिका में, जिसने भारत की आजादी की लड़ाई को वहां तक पहुंचाया। यानी कि एक ऐसे व्यक्ति की आज चर्चा करने जा रहे हैं जिसे ब्रिटिश साम्राज्य अपने समय का सबसे खतरनाक दुश्मन मानता था, सबसे खतरनाक विरोधियों में से मानता था। एक ऐसे व्यक्ति की जिसने भारत की पहली निर्वासित और अस्थायी सरकार का गठन किया और उसका वो प्रधानमंत्री बना, जिसने हिंदू मुस्लिम एकता और राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उसी को अपना उद्देश्य बना लिया। यानी कि वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मौलाना बरकतुल्लाह हैं। यस, मैं आज बात करने जा रहा हूं मौलाना बरकतुल्लाह की। बात आती है कि मौलाना बरकतुल्लाह हैं कौन, आखिर इसे स्वतंत्रता संग्राम का महानायक क्यों कहा जाता है और आज इसकी चर्चा क्यों हो रही है। मौलाना बरकतुल्लाह एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिनके नाम पर भोपाल में एक विश्वविद्यालय का नाम रखा गया और आज उस विश्वविद्यालय का नाम बदलने की बात हो रही है, उनके नाम को हटाने की बात हो रही है। क्या यह एक प्रशासनिक निर्णय है? क्या इतिहास का पुनर्मूल्यांकन है? क्या यह नए तथ्यों के आधार पर एक बदलाव है या फिर उस ऐतिहासिक विरासत की नई व्याख्या है जिसको लेकर के समाज के भीतर अलग अलग तरह के दृष्टिकोण मौजूद हैं, जिसमें एक दृष्टिकोण अपने पक्ष में इस बात को रखना चाहता है, अपने तरीके से बात को कहना चाहता है। वास्तविकता यह है कि दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बरकतुल्लाह, जो कि एक राष्ट्रवादी, एक समर्पित क्रांतिकारी, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और उनके नाम को लेकर के जो विवाद खड़ा हुआ है उसको लेकर के। यानी कि हम केवल इसमें भावनाओं के आधार पर हम चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे इतिहास, उसके दस्तावेज, उनके तथ्य और वर्तमान घटनाक्रम के आधार पर उस पूरे विषय को समझने की, जिसमें मौलाना बरकतुल्लाह का पूरा जीवन संघर्ष क्या था, किस तरीके से था और उनकी विरासत क्या है उसको, उनकी परंपरा, उनकी राजनीतिक विचारधारा क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन में उनका क्या योगदान है, ये सारी चीजें हम उसमें समझने की कोशिश करेंगे और बिना किसी पूर्वाग्रह के पूरे तरीके से तथ्यों और इतिहास की घटनाओं के आधार पर, जिससे कि इस विवाद को सही तरीके से समझा जा सके। तो चलिए दोस्तों, आज इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस विषय को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप में से जो सभी छात्र इतिहास विषय लेकर के अपनी तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आसानी से 300 प्लस नंबर आपको आसानी से मिल जाएं, तो इतिहास ही एकमात्र ऐसा विषय है जो आपको इतने मार्क्स दे सकता है। तो 300 प्लस मार्क्स के लिए आप मेरे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं 2027-28 के लिए। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्रिंटेड मटेरियल और आपका हैंड रिटन मटेरियल सब कुछ इसमें इंक्लूड है। और ये बैच दोस्तों स्टार्ट हो रहा है आपके 25 जून से
और एम के लाइव कोड के माध्यम से ये बैच अभी मिल जाएगा आपको 14,999 रुपए में मेरे साथ, यानी कि मनोज सर के साथ। इस बैच को आप ज्वाइन इस समय कर सकते हो। ध्यान रखिएगा 25 जून से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तब तक अपनी सीट को रिजर्व कर लीजिए और इसको मेरे साथ बहुत आसान तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसके साथ ही सामान्य अध्ययन का बैच भी, पीटीआई बैच भी आपका आज स्टार्ट हो रहा है 6 जून से ही, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्मार्ट मॉडल पर आधारित 2027, 28, 29 के लिए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं और बिल्कुल स्मार्ट मॉडल स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, मेंटरशिप, असेसमेंट, रिवीजन, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें हैं और ये बैच स्टार्ट हो रहा है मात्र 9,999 रुपए से। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी गाइडेंस में रह के तैयारी करें तो मेरा कोड एम के लाइव जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हम लोग बात करते हैं इसके संदर्भ को लेकर के, लेकिन हाँ, मैं ये बताना चाहता हूं कि यदि कोई भी आपको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है, तो आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप मेरे इस मेल आईडी पर या मेरे इस कांटेक्ट नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और एम के लाइव कोड के माध्यम से डिस्काउंट ले सकते हैं। ध्यान रखना, और ये मेरी वो अचीवमेंट है जिसके लिए मैं चाहता हूं कि मेरी गाइडेंस में रह करके आप तैयारी करें। यस, यूपीपीसीएस में सिलेक्शन लेने के बाद जॉब छोड़ करके आपको पढ़ाने का निर्णय, कारण सिर्फ और सिर्फ सही गाइडेंस देना, और दूसरा 3 बार यूपीएससी आईएएस का इंटरव्यू देने के बाद जो अनुभव मिला है 17 सालों से ज्यादा आपको पढ़ाते हुए, वो अनुभव मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। तो जल्दी से बैच को ज्वाइन करिए और बात करते हैं इसमें आगे के लिए। देखिए, अभी हाल ही में जो घटना है वो है भोपाल के बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की। उसकी जो कार्यकारी परिषद है, उस कार्यकारी परिषद ने विश्वविद्यालय का नाम बदल करके वाग्देवी भोपाल विश्वविद्यालय करने का निर्णय लिया और उसने प्रस्ताव को पारित कर दिया। कंडीशन यह है कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का नाम 1988 में रखा गया था। उससे पहले इसे भोपाल यूनिवर्सिटी ही कहते थे। 1988 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौलाना बरकतुल्लाह के नाम पर इसका नामकरण किया गया। अब कंडीशन यह है कि जब इसके नाम बदलने की बात आई तो कुछ लोग जो समर्थन में है वो कहते हैं कि भाई बागदेव विश्वविद्यालय किया जा रहा है, ठीक है। बागदेवी जो इनके बदलने को लेकर समर्थक है वो कहते हैं कि ये हमारी एक स्थानीय सांस्कृतिक पहचान है जिससे विश्वविद्यालय की भारतीय पहचान मजबूत होगी। ये इसे भारतीय पहचान से जोड़ने की बात कहते हैं। और जो इसके नाम बदलने के विरोधी हैं वो कहते हैं कि ये महान स्वतंत्रता संग्राम सेना की विरासत को मिटाने का एक अपमान है। जिनमें 2 प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर चमनलाल और प्रोफेसर अली नदीम रजवी। प्रोफेसर चमनलाल जो है ये कहते हैं नाम बदलने की बजाय उनकी विरासत को और ज्यादा लोकप्रिय बनाने की जरूरत है, और ज्यादा लोकप्रिय बनाया जाए क्योंकि उनका योगदान बहुत ज्यादा है। और दूसरे नदीम रजवी कहते हैं कि बरकतुल्लाह की जो विरासत है वो सभी धर्मों की साझी संस्कृति है, साझी विरासत है। इसके अलावा एक और इतिहासकार हैं, इकबाल हुसैन। इकबाल हुसैन ने कहा कि बरकतुल्लाह भारत में लगभग अज्ञात है, जबकि उनका योगदान अतुलनीय है, इतना ज्यादा है कि आप सोच नहीं सकते। केवल एक जगह पर नाम पूरे इतिहास में सुनने को मिलता है कि उन्होंने निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री के तौर पर पद ग्रहण किया था, पहली सरकार का। इसके अलावा पूरे इतिहास में उनकी कहीं कोई चर्चा नहीं है, जबकि उनका योगदान बहुत ज्यादा है। उस सारी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और यूपीएससी के दृष्टिकोण से स्वतंत्रता संग्राम में यही बात की जाती है कि कुछ चुनिंदा नामों को ही आगे बढ़ाया गया, बाकी नामों को नहीं। ऐसा क्यों? तो ये एक विवाद है, दोनों चीजों को मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है कि आखिर ये है क्या, किस तरह का कंसेप्ट है, किस तरह की चीजें हैं। तो हम बात करते हैं आपके बरकतुल्लाह के बारे में। देखिए, इनका जन्म जो हुआ था वो लगभग 1854 में भोपाल के पास एक जगह है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था, एक गांव में, मुस्लिम परिवार में। और मध्यम वर्गीय परिवार था, पिता के छोटा सा एक बिजनेस था और पढ़ाई लिखाई में इन्होंने बड़ा अच्छा नाम कमाया। स्टार्टिंग में इन्होंने सोचिए मदरसा में शिक्षा ली, उसके बाद ये मुंबई चले गए और मुंबई के बाद हायर स्टडी के लिए लंदन चले गए और लगभग इन्होंने 7 से ज्यादा भाषाओं पर अपनी विशेषज्ञता हासिल की थी।
7 से ज्यादा अरबी, फारसी, उर्दू, जापानी, जर्मन, अंग्रेजी और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के बहुत बड़े विशेषज्ञ बने। कैसे बने, किस तरीके से बने, ये मैं चर्चा करूंगा। ये देखिएगा कि यहां से सोचिएगा कहां कहां पर इनका कंसेप्ट रहा। ये देखिएगा, ये रहा काबुल में, जापान में, रूस में, कहां कहां पर ये जाकर के इन्होंने यात्रा की और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को इन्होंने वहां तक ले जाने की कोशिश की है। यस, कंडीशन ये थी कि स्टार्टिंग इनकी अगर हम कहें तो सबसे पहले इन्होंने लिवरपूल, इंग्लैंड में, जब ये पढ़ने के लिए गए इस उच्च शिक्षा के लिए लिवरपूल में, तो वहीं पर उन्होंने लिवरपूल में पढ़ाई का काम भी करना शुरू कर दिया, वहीं पर पढ़ाना भी शुरू कर दिया और पढ़ाने के साथ साथ वहीं पर भारतीय क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। और लंदन उस समय राष्ट्रवादियों का एक गढ़ बन चुका था सन 1890 के आसपास में, जिनमें दादा भाई नौरोजी वहीं रहते ही थे, रामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा और आपके विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल, ऐसे बहुत सारे लोग वहां पर आते जाते रहते थे। और उनके साथ मिलकर के इन्होंने एक बहुत बड़ा एक कंसेप्ट डेवलप किया क्रांतिकारिता को लेकर के। और वहीं पर इन्होंने एक किताब लिखी, पत्रिका का प्रकाशन किया था, इस्लामिक वर्ल्ड। और इसमें उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य पर एक अच्छा खासा तीखा हमला बोला और उसकी वजह से ब्रिटिश जासूसों के दबाव की वजह से इन्हें इंग्लैंड से अमेरिका के लिए निष्कासित कर दिया गया कि भाई जाइए, आप कुछ ज्यादा ही क्रांतिकारी आप हो गए। ये इनका कंसेप्ट रहा, इस्लामिक वर्ल्ड, ठीक है ना। और उसके बाद में जब अमेरिका पहुंच गए तो अमेरिका के बाद कुछ समय के लिए उन्होंने, सोचिएगा, जापान की यात्रा की। ये रहे जापान की, 1901 से लेकर के 1908 तक जापान में भी रहे और टोक्यो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे और इस्लामिक फ्रेटर्निटी पत्रिका की स्थापना की, जो उर्दू, अंग्रेजी और जापानी में प्रकाशित होती थी, ठीक। और उन्होंने जापानी प्रधानमंत्री से मिलकर भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने प्रयास करने की कोशिश भी की थी। 1905 में जब रूस जापान के युद्ध में जापान ने जब रूस को हरा दिया तो उस समय इन्होंने एशियाई राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया था, एशियाई राष्ट्रवाद की भावना को अच्छा खासा बढ़ावा दिया और इन्होंने प्रयास किया कि चीन, इंडोनेशिया, फिलीपींस और तुर्की वगैरह के जितने भी क्रांतिकारी हैं उन सबको इकट्ठा किया जाए। एक अंतरराष्ट्रीय उपनिवेशवाद विरोधी एक नेटवर्क बनाने की इन्होंने कोशिश की। कहां पर? चीन में, इंडोनेशिया में, फिलीपींस में, तुर्की में, सभी जगह पर सारी चीजें। सोचिए इतने बड़े लेवल पर इन्होंने काम किया, जापान में रहते हुए ही ये सारी चीजें उन्होंने की। और हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक के तौर पर वहां पर जाने गए। उन्होंने जापान में रहते हुए एक बात कही थी कि एक दिन भी अगर हिंदू मुस्लिम एकता के साथ मिलकर के ब्रिटिश साम्राज्य के साथ में खड़े हो जाएं तो ब्रिटिश साम्राज्य एक दिन भी खड़ा टिक नहीं पाएगा, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई है बांटो और राज करो की नीति पर। इसलिए ये हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े समर्थक थे और वहीं पर उन्होंने सारी चीजें की। और उसके बाद ये फिर अमेरिका वापस लौट आए और अमेरिका में आने के बाद में इन्होंने, सोचिएगा, सैन फ्रांसिस्को 1913 गदर पार्टी की स्थापना में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना, बरकतुल्ला, ये सब लोग इसमें शामिल थे। और सोचिएगा इन्होंने गदर पार्टी में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया, दुनिया भर के क्रांतिकारियों को इकट्ठा करके भारत में सशस्त्र क्रांति के लिए आह्वान करने और उनका नेटवर्क बनाने के लिए इन्हीं को नियुक्त किया गया था। ये रहे जापान, संघाई, हांगकांग, सिंगापुर तक इनका वैश्विक नेटवर्क था और वहां से क्रांतिकारियों को इकट्ठा करके भारत में सशस्त्र संघर्ष चलाने के लिए इन्होंने अपने पूरा प्रयास किया था। इनका रोल वहीं पर था। यह वही गदर पार्टी है जिसने गदर पत्रिका का प्रकाशन किया था। यस, गदर अखबार 19 भाषाओं में प्रकाशित हुआ था और पहला ऐसा क्रांतिकारी पत्र था। सोचना, इसी पत्र के नाम पर सोचिएगा उस पार्टी का नाम ही गदर पार्टी पड़ गया। यस माय डियर, तो सोचिएगा ये कंसेप्ट है। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों के विरोध विद्रोह प्रेरित करने के लिए इन्होंने प्रेरित किया था कि जब पहला प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 14 से लेकर के 18 के बीच में, तब इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया लोगों को। तो ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट था। तो ये इनका एक योगदान है जिसको हम लोग कह सकते हैं, ये समझ लेना। और कंडीशन ये हुई कि उसके बाद में
ये अफगानिस्तान आए उसी नेटवर्क को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए। अफगानिस्तान के जो शाह थे, वहाँ के जो शासक थे, उन्होंने इनको संरक्षण दिया, सारी चीज़ें की। और अफगानिस्तान में ही सोचिएगा, भारत की पहली अंतरिम सरकार का गठन हुआ, इंटरिम गवर्नमेंट पहले 1 दिसंबर 1915 ये रही। और इसमें प्रेसिडेंट बने थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जो हिंदू राजा थे। प्रधानमंत्री बने थे मौलाना बरकतुल्ला, जो मुस्लिम विद्वान थे। और गृह मंत्री बने थे मौलाना उबैदुल्ला सिंधी, जो इस्लामिक विद्वान थे। और ये एक ऐसी सरकार थी जो हिंदू मुस्लिम एकता का उस समय बेहतरीन प्रतीक थी। ऑटोमन साम्राज्य तुर्की से इसने कूटनीतिक मान्यता प्राप्त की। और जर्मनी के कैसर विलियम से भी सैन्य समर्थन का आश्वासन इन्होंने लिया था। जर्मनी का कैसर विलियम ने इनको समर्थन देने की बात कही थी और सैन्य आश्वासन भी दिया था, समझ लीजिएगा। तो ये एक कंसेप्ट था। और इसके गठन करने के बाद सोचिए, पहले इसलिए पहले प्रधानमंत्री माने जाते हैं। और इसके गठन करने के बाद ये रूस गए, लेनिन से मिले। जब 1918 में क्रांति हो गई और वहां पर लेनिन वहां के शासक बन गए, सोचिएगा, साम्यवादी क्रांति, तो लेनिन से एक अच्छा खासा संपर्क बना। लेकिन उससे पहले एक रेशमी रुमाल षड्यंत्र की एक घटना होती है। अब ये घटना क्या है रेशमी रुमाल की? सिल्क 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 क्या कहा जाए उसको, कहते हैं बड़ा अच्छा सा एक क्या बोलते हैं उसको, सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी। यस, उसमें क्या था कि जो उबैदुल्ला सिंधी थे गृह मंत्री, और इनके अलावा और भी लोग थे, बरकतुल्ला और सिंधी, ये काबुल सरकार में थे। मक्का में इन्होंने महमूद उल हसन को संदेश भेजा और वहां से संदेश जा रहा था तुर्की और जर्मनी के समर्थन के लिए, ठीक है ना। और ये मक्का में मध्यम पीले रेशमी कपड़े पर गुप्त संदेश लिखे गए थे, जिसको ब्रिटिश जासूसों ने मक्का में महमूद उल हसन से किसी तरीके से हासिल कर लिया। और तब जाकर के इनका ये षड्यंत्र खुल गया, वरना ये लेटर वसीदा जा रहा था तुर्की और जर्मनी, ठीक है ना। और उसमें फिर एक साथ विद्रोह करने के लिए पूरा प्रयास किया गया था। 1916 में ब्रिटिश जासूसों ने इसे पकड़ लिया और योजना विफल हो गई थी। और उसके बाद ये चले गए कहां? सीधे मास्को, लेनिन से मिलने के लिए। और लेनिन से इन्होंने अच्छा खासा समर्थन भी लिया, सारी चीजें की। काबुल सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मास्को की इन्होंने यात्रा की थी। पहली भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए सोवियत समर्थन माना पहला एक प्रतिनिधि मंडल था ये। और लेनिन को समझाया कि भारतीय स्वतंत्रता ही ब्रिटिश साम्राज्य की कमर तोड़ने के लिए एकमात्र उपाय है, एकमात्र रास्ता है। कि अगर ब्रिटिश साम्राज्य से भारत स्वतंत्र हो जाए तो सोचिए ब्रिटिश साम्राज्य का आधे से ज्यादा हिस्सा कमजोर हो जाएगा। यह एक बहुत बड़ी बात थी। और इसको समझाने वाले, लेनिन को समझाने वाले कौन थे? बरकतुल्ला। यस माय डियर। और 1919 में एक साहसी पुस्तक में उन्होंने इस्लाम के सामाजिक न्याय, साम्यवाद की समानता के बीच समानताएं खोजी कि जो बोल्शेविज्म और इस्लामिक बॉडी पॉलिटिक्स है उसमें काफी हद तक समानताएं हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से उन्होंने कई सारी चीजें की। तो हम कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता को इन्होंने समर्थन दिया। पैन इस्लामिक और भारतीय राष्ट्रवाद को उन्होंने संयोजन करने की कोशिश की। सशस्त्र क्रांति में इन्होंने विश्वास किया कि भारत में सशस्त्र क्रांति होगी। और वैश्विक उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन को इन्होंने लीड किया। दुनिया भर में जहां पर भी उपनिवेशवाद का विरोध करना था वहां पर इन्होंने संपर्क बना करके उसके लिए एक आंदोलन चलाया था। कुल मिलाकर के ये एक कंसेप्ट था, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं क्या सिचुएशन है। और इस तरह से भारतीय राष्ट्रवाद 1905 में ही पूर्ण स्वराज की इन्होंने मांग की थी कांग्रेस से पहले, 24 साल पहले 1905 में पूर्ण स्वराज की। जिस समय कांग्रेस और अन्य लीडर सोचिए ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन डोमिनेंट स्टेटस मांग रहे थे, उस समय ये सोचना इन्होंने बात कही थी पूर्ण स्वराज की, हिंदू मुस्लिम एकता की। तो भारत की आजादी तभी संभव है जब हिंदू मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर के लड़े, ठीक है ना। और वैश्विक उपनिवेशवाद का विरोध, अंतरराष्ट्रीय मुस्लिम एकजुटता करना और भारतीय राष्ट्रवाद का समर्थन करने। इन्होंने विश्व में जितने भी मुस्लिम राष्ट्र हैं, मुस्लिम जनता है, उन सबको एक करने और भारतीय राष्ट्रवाद को, भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन करने के लिए इन्होंने अपील की थी। इतना बड़ा अच्छा खासा इनका योगदान है पूरे भारतीय इतिहास में। अब आप समझिएगा कि ये बरकतुल्ला हैं, भारत के लिए इतना कुछ करने वाले। और उस समय के देखा जाए तो समकालीन क्रांतिकारियों के साथ इनकी तुलना की जाए तो तिलक हैं, जो इनका क्षेत्र भारत में ही था, उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया
और राष्ट्रीय नायक कहलाए। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विदेश में और भारत में इन्होंने काम किया, काबुल सरकार के राष्ट्रपति बने, इनका एएमयू में एक केंद्र बनाया गया और विश्वविद्यालय जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एएमयू की, क्योंकि माना जाता है कि उस यूनिवर्सिटी को खड़ा करने के लिए जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ी जमीन राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने दी थी, तो वहां पर उनका एक बहुत बड़ा नाम है। लेकिन मौलाना बरकतुल्लाह विदेशों में रह करके इन्होंने भारतीय आजादी के लिए सशस्त्र संघर्ष से लेकर के हर एक मुस्लिम एकता के लिए, उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के लिए हर तरीके से काम किया। काबुल सरकार में पीएम बने, गदर पार्टी की स्थापना की, दुनिया भर में समर्थन मांगा। ठीक है, और लेकिन अब कंडीशन क्या है कि उनका नाम हटाने की बात की जा रही है, उनके नाम हटाने की। तो दोनों महेंद्र प्रताप सिंह और बरकतुल्लाह ने मिलकर काबुल सरकार को बनाया। एक को राज्य द्वारा महिमा मंडित किया जा रहा है और दूसरे को इतिहास से मिटाया जा रहा है। ऐसा क्यों? बात यही है, ऐसा क्यों? तो सबसे बड़ी चीज इसी बात की है, क्या करना चाहिए? अनसुने और दुर्लभ तथ्य देखिए, टॉप सीक्रेट आईवी जो ब्रिटिश खुफिया एजेंसी है, उसने मोस्ट डेंजरस इंडियन रिवोल्यूशनरी इन्हीं को घोषित किया हुआ था। ठीक है ना। दूसरा, मानवाधिकार, अमेरिका में मूल निवासियों के अधिकारों के लिए भी लड़ाई लड़ने वाले यही थे अमेरिका में। गदर पार्टी की विरासत के माध्यम से भगत सिंह और उनके साथियों को परोक्ष रूप से इन्होंने प्रेरित किया और इनकी कब्र का पत्थर जो ये 1927 में अमेरिका में ही थे, अमेरिका के कैलिफोर्निया गए थे वहां पर, और वहीं पर कैलिफोर्निया जो प्रोविंस है उसी में एक शहर है सैक्रामेंटो, उस सैक्रामेंटो में इनकी वहीं पर डेथ हो गई थी। और जिस समय डेथ हुई थी वहां पर आपके राजा महेंद्र प्रताप सिंह भी इनके साथ बैठे हुए थे, समझ लेना। तो वहां पर मृत्यु हुई और वहीं पर उनकी डेड बॉडी को दफनाया गया, वहीं पर उनकी कब्र है, वहां पर लिखा हुआ है रिफॉर्मर ऑफ द मॉडर्न इस्लाम एंड द ग्रेट लीडर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये वहां पर लिखा हुआ है कब्र पर ही। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको, हम सबको जानना चाहिए। अब बताइए कि क्या ऐसे व्यक्ति की विरासत को हमें बना करके रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? क्यों? क्योंकि इनके नाम पर एक छोटी सी एक स्टैच्यू बनी हुई है भोपाल में, छोटी सी, कोई बड़ा सा इस तरह का कोई स्मारक नहीं है। एक यूनिवर्सिटी का नाम है, उस पर भी नाम हटाया जा रहा है। इनके लिए ऐसा क्या है जिसमें आने वाली पीढ़ियां, आने वाली जो हमारी जनरेशन्स हैं, वो इतिहास में इनको समझ सकें कि इनका क्या योगदान है। अगर मैं आज इतना डिस्कस ना करूं तो आप में से कितने लोग जानते हैं कि बरकतुल्लाह का क्या योगदान है? अब ये डिसीजन सरकार का है, सारी चीजों का है, और वहां के प्रशासन अधिकारियों का है, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरा मानना है वो ये है कि इतने बड़े क्रांतिकारी, इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की विरासत को हमें भूलना नहीं है, उसको बनाए रखना है और उसको बढ़ावा देना है, क्योंकि यही हमारी विरासत है, यही हमारी संस्कृति है। हम ये नहीं करें कि वाग्देवी विश्वविद्यालय या भोपाल विश्वविद्यालय नाम रखना है, न रखना, वो वहां की कल्चरल हेरिटेज के हिसाब से अलग चीज है, लेकिन उनकी विरासत को बनाए रखने के प्रयास तो जरूर होने चाहिए। यस, बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, किस तरीके का लगा। और उसमें देखा जाए तो मैं चलते चलते आपको बता देता हूं, इनकी मौलाना बरकतुल्लाह की 5 बड़ी विरासत है। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, भारत की पहली निर्वासित सरकार का गठन करना, वैश्विक कूटनीति का जनक मानना, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए दुनिया भर के देशों का उन्होंने जर्नी की और वहां से समर्थन हासिल करने का प्रयास किया, प्रवासी भारतीय क्रांति करने की कोशिश की, और पूर्ण स्वराज का अग्रणी मांग कांग्रेस से बहुत पहले, कांग्रेस ने 1929 में की थी, जवाहरलाल नेहरू ने, इन्होंने उससे पहले की 1905 में ही, समझ लेना। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं, और भारत की आजादी तभी मानी जाएगी जब पूरे देश के सभी वर्ग, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर एक स्वर में अपनी आजादी की मांग करें। यह मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली का स्टेटमेंट था। और 27 में सैक्रामेंटो में उनका निधन हो गया और वहीं पर उनकी कब्र है। ठीक है, तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा और अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।